हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें ऐतिहासिक पद्धति। ये परिमाणात्मक पद्धति के अंतर्गत आती है। तो हिस्टोरिकल मेथड क्या है? इतिहास में केवल क्या था का ही अध्ययन नहीं किया जाता, वरन यह भी ज्ञात किया जाता है कि क्यों और कैसे घटित हुआ। तो ऐतिहासिक विधि का अर्थ है कि किसी घटना या समस्या के कारकों को उनके अतीत में खोजना, पहले कैसे हुई थी। ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य उन विशिष्ट दशाओं या कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है जिनका किसी घटना के उद्गम, विकास या परिवर्तन से कोई संबंध रहा है। अर्थात दूसरे शब्दों में अतीत की सहायता से वर्तमान को समझना। मतलब अतीत में कैसा था, अब कैसा है, तो दोनों को कंपैरिजन किया जाता है। 1859 में डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो इससे क्या हुआ, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में ऐतिहासिक विधि लगभग आ गई। ऐतिहासिक विधि का यूज होने लगा और परिवार हुआ, नातेदारी, विवाह, धर्म, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया जाने लगा। तो अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीख कर या खोज कर ज्ञान प्राप्त करना। अब ऐतिहासिक विधि की कुछ परिभाषाएं हैं। आइए, पीबी यंग के अनुसार क्या है? ऐतिहासिक पद्धति आगमन के सिद्धांतों के आधार पर अतीत की उन शक्तियों की खोज है जिन्होंने वर्तमान को बनाया है। नेक्स्ट है रेडक्लिफ ब्राउन। इनके अनुसार ऐतिहासिक पद्धति वह विधि है जिसमें वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को अतीत में घटित घटनाओं के धारा प्रवाह व कर्मिक विकास की एक कड़ी के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। टीबी बाटोमोर के अनुसार ऐतिहासिक विधि सामाजिक संस्थाओं, समाजों और सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास और रूपांतरण की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। अब आते हैं ऐतिहासिक पद्धति के कुछ स्रोत भी रहे, कहाँ से लिया गया है। तो नंबर 1, लुंडबर्ग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? ऐतिहासिक तथ्य के 2 स्रोत बताए हैं। पहला, लिखित सामग्री, जैसे प्राचीन ग्रंथ हो गए, शिलालेख हो गया, प्राचीन सिक्का, इमारत, इन सब के रूप में जो विवरण हमको मिलते हैं वो लिखित सामग्री। दूसरा है भूवैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, जैसे मूर्तियां हो गई, बर्तन हो गए, अन्य अवशेष, ये सारे चीज़ मिले हैं। विंसेंट ने ऐतिहासिक सामग्री के 3 स्रोत बताए हैं। पहला है लिखित सामग्री। लिखित सामग्री जैसे कथाएं हो गए, वृत्तांत, डायरिया हो गई, चित्र, सिक्के एवं कलात्मक वस्तुएं, इस पे सिक्कों पर लिखा रहता था। स्मारक चिन्ह हो गए। स्मारक चिन्ह में जैसे मानव के अस्थिपंजर जो मिले हैं, मानव कंकाल, उपकरण, व्यापारिक अभिलेख मिले हैं, हस्तशिल्प की वस्तुएं मिली हैं। तीसरा है विभिन्न शिलालेख। विभिन्न शिलालेख में जैसे कि जिनका संबंध जो है प्राचीन दर्शन, घटना और लोक साहित्य से होता है, ये सब मिला है। फिर पीबी यंग के अनुसार 3 स्रोत हैं ऐतिहासिक सामग्री के। पहला है प्रलेख। प्रलेख क्या है? प्रलेख तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्री जिन तक इतिहासकार की स्वयं पहुँच है। दूसरा बताया है सांस्कृतिक इतिहास तथा विश्लेषणात्मक इतिहास। इसका मतलब कि जैसे
इसके अंतर्गत डायरियाँ हो गया, प्राचीन ग्रंथ हो गया, आत्मकथाएं हो गया, परंपराएं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। विश्वसनीय निरीक्षकों तथा गवाहों की व्यक्तिगत सूचनाएं, इसमें क्या है कि इसमें किसका कब क्यों और कितना उपयोग किया जाएगा, यह अनुसंधानकर्ता के निर्णय, उसके अध्ययन की समस्या क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट है ऐतिहासिक पद्धति के कुछ स्टेप भी हैं, चरण, कैसे कैसे हम स्टेप वाइज एक प्रक्रिया प्रोसेस के रूप में इसको फॉलो करते हैं। ऐतिहासिक पद्धति के चरण, पहला है समस्या का चुनाव, मतलब कोई भी चीज़ हम करने जाएंगे तो कोई समस्या होगी, तो किसके बारे में हमको खोज करना है, अध्ययन करना है, तो पहले सर्वप्रथम समस्या का चुनाव कर लेते हैं। देन उसके बाद सूचना स्रोतों का निर्धारण, समस्या का चुनाव हुआ, समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं, स्रोतों को ज्ञात किया जाता है, अर्थात ऐतिहासिक ग्रंथ किन ग्रंथों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों आदि में स्थानों से प्राप्त हो सकते हैं। तो इन सभी की जानकारी जो है अध्ययन से पूर्व ही कर ली जानी चाहिए। नेक्स्ट है तथ्य संकलन। अब जब सूचना स्रोतों का निर्धारण हो जाता है, तब हम स्रोतों के जो विषय से संबंधित है उन तथ्यों का संकलन करते हैं। देन ऐतिहासिक आलोचना, अब तथ्यों के संकलन करने के बाद उसकी ऐतिहासिक आलोचना की जाती है। इसका मतलब ये है कि यह देखा जाता है कि जिन स्रोतों से तथ्यों को संकलित किया गया है वे प्रमाणिक हैं, विश्वसनीय हैं कि नहीं हैं, तो पक्षपात से ग्रसित नहीं हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। देन उसके बाद तथ्यों का संगठन व वर्गीकरण। अब इसके बाद जब ऐतिहासिक आलोचना हो गई तो तथ्यों को अलग अलग, जो संकलित तथ्य हैं उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिससे उनकी जो परस्पर तुलना की जा सके कि किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और जो उसके गुणात्मक और संख्यात्मक तथ्य हैं उनको पृथक किया जा सके और फिर उसी अनुसार उनको अरेंज किया जाता है। विश्लेषण एवं व्याख्या। विश्लेषण एवं व्याख्या, अब तथ्यों का संगठन और वर्गीकरण हो जाता है, उसके बाद उनका वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है, जिससे घटना को कार्य कारण के आधार पर समझाया जाता और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देन है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का निर्माण मतलब रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन का अंतिम चरण है, तो इसको लिखते समय सरल, स्पष्ट, बोधगम्य, वस्तुनिष्ठ, रोचक भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक पद्धति का महत्व। अब कुछ इसके महत्व हैं, तो नंबर 1, विकासशील घटनाओं का अध्ययन। विकासशील घटनाओं का अध्ययन क्या है? किसी विशेष घटना, संस्था के घटने, उसकी उत्पत्ति, विकास को जन्म देने वाली जो परिस्थितियां हैं उसको ज्ञात कर सकते हैं इसके आधार, अर्थात मतलब अतीत के माध्यम से वर्तमान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन। अब फिर क्या, ऐतिहासिकविद के द्वारा हम ये कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन एक जो समय काल में व्यतीत हुए हैं, क्या क्या चेंजिंग आए हुए हैं, तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।
अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन। किसी समाज पर, किसी भी समाज पर ले लीजिए, भूतकालीन मतलब पास्ट का क्या महत्व मूल्यांकन है, उसका क्या प्रभाव है, ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की व्यापकता। अब समाजशास्त्र की जो अन्य विधियां हैं वो क्या है, सामाजिक घटनाओं को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर फिर उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करती हैं। और लेकिन ऐतिहासिक पद्धति जो है सामाजिक घटनाओं को उनकी समग्रता एवं संपूर्णता में देखती है, तो जिससे क्या होता है, एक व्यापकता प्रदान मिलती है और समग्रवादी अध्ययन किया जा सकता है। फिर क्या है, नेक्स्ट है सामाजिक शक्तियों का अध्ययन। सामाजिक शक्तियों का अध्ययन में जो सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में योगदान दिया है, और अतीत से के अध्ययन से हम वर्तमान के रहस्यों को जान सकते हैं, इसीलिए सामाजिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक पद्धति की सीमाएं। ऐतिहासिक पद्धति की सीमाएं, कुछ कमियां भी हैं। जैसे पहला है विश्वसनीय सामग्री का अभाव। ये सबसे बड़ी सीमा है, मतलब जिन स्रोतों तथ्यों का संकलन किया गया है तो उसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय कैसे माना जाए। जैसे मान लीजिए कुछ ऐतिहासिक विवरण हो गए अतिशयोक्तिपूर्ण, पक्षपातपूर्ण, बढ़ा चढ़ा कर लिखे गए होते हैं, तो ये कमी है। उसके बाद रिकॉर्ड रखने के दोषपूर्ण तरीके, मतलब कोई अच्छा तरीका नहीं है, व्यवस्थित तरीके से नहीं रखे जाते, इधर उधर बिखरे हुए मिले हैं। अगला है प्रलेखों का बिखराव। वही है, जब व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है तो इधर उधर दस्तावेज बिखरे हुए मिले हैं अलग अलग स्थानों पर, और कुछ मिले भी नहीं हैं अभी। तथ्यों व घटनाओं की परीक्षा व पुनरावृत्ति असंभव। अब ऐतिहासिक घटना का संबंध भूतकाल से है, तो ना तो इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है और ना ही अवलोकन किया जा सकता है। अब जो अपने तार्किक आधार पर ही इसको केवल तार्किक आधार पर समझा जा सकता है। नेक्स्ट है गणना और माप संभव नहीं। इसका वर्णन ही किया जा सकता है और इसका सांख्यिकीय विधि द्वारा माप संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का संबंध भूतकाल से ही होता है। फिर एक रूपता का अभाव। अब जब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ अलग पाए गए हैं, अलग अलग विद्वान इसको खोज रहे हैं, तो जो विभिन्न इतिहासकार हैं कि उनके विचारों में एक रूपता नहीं पाई जाती, जिससे कठिन कार्य होता है कि सही स्थिति क्या है। फिर नेक्स्ट है आधुनिक समाजों के लिए अनुपयुक्त। कैसे, इसमें हम अतीत के समाजों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान काल की जो अनेक समस्याएं जिनका तात्कालिक घटनाओं से संबंध है, उसका अध्ययन हम इस पद्धति द्वारा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पक्षपात की संभावना। पक्षपात की संभावना, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार जो है घटना को कोई भी हो गई तो वो अपने दृष्टिकोण से ही देखता है और उसी के अनुसार व्याख्या करता है और निष्कर्ष निकालता है। काल्पनिक तथ्यों का प्रयोग। अब प्राचीन घटनाएं, समाज हैं, संस्था है, संस्कृतियों का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति में किया जाता है, लेकिन अब उसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, तो शोधकर्ता उसके बारे में काल्पनिक
कल्पना करके ही अनुमान लगाता है। और इससे अध्ययन क्या है, अवैज्ञानिक एवं दोषयुक्त बना देता है। अब इन सब कमियों के बावजूद भी हम इस वित्त का प्रयोग वर्तमान की घटनाओं को अतीत से जोड़ने के लिए और वहाँ समाज, संस्था एवं संस्कृतियों के उद्भव एवं विकास को जानने के लिए किया जाता है। तो हमारा ये लेक्चर हो गया ऐतिहासिक पद्धति। अब हम नेक्स्ट में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और